अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इस दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मुल्क शदीद खतरात में है, हुक्मरान बड़ी गलती कर सकते हैं, हुकूमत को घर भेजना ज़रूरी हो चुका। PDM मुत्तहद है, अपोजिशन में कोई इख्तलाफ नहीं, मुल्क के तमाम इशारे मनफी कर दिए गए। सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से गिरेंगे, अब ये गिर चुके हैं। एक आखिरी धक्के की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी नाहर टोले को घर भेजेगी। ज़राए के मुताबिक ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का। लेकिन सवाल तो ये है कि इस शिद्दत, गलती, इत्तेहाद, इख्तलाफ, इशारिये, गिरावट, धक्कों में कौन सी चीज़ आवाम के लिए है? अब तो सिर्फ यही अल्फाज जहन में गूंजते हैं। हैरत की आंख खुद भी है हैरान यहाँ पर, हैरत की आंख खुद भी है हैरान यहाँ पर, हर रोज़ लुट रहा है हर इंसान यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन 100 बार तहरीक अदम एतमाद लाए, फजलुर रहमान हाथ मलते रह जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को आइनी तौर पर तस्लीम किया, अब सिलेक्टेड कहना बंद कर दें, खुशी से तहरीक अदम एतमाद लाएँ, सामना करेंगे। अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली नहीं, इस्तीफ़े देने वालों की बस हो गई, बात अब तहरीक अदम एतमाद तक आ गई। किसी माई के लाल में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ताउम्र कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। ये कहना है वफाकी वज़रा का। मान, यकीन, मुकाबले, जुर्रत और गनीमत के बावजूद कोई माई का लाल इतना दौरानिया गुजर जाने के बाद महंगाई की वजह और आवाम की खुशहाली का भी कुछ बताएगा या नहीं? बस यही कह के आगे बढ़ूँगा कि मिल्लत के दुखों का जो मदावा नहीं करते, मिल्लत के दुखों का जो मदावा नहीं करते, कुर्सी के लिए काम वो क्या क्या नहीं करते। मज़ीद आगे चलते हैं। दिसंबर गुजर गया, जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया, इस्तीफ़े आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, फरवरी और मार्च भी गुजर जाएंगे। ये कागजी शेर हैं, थूक का चाटना इनकी घुट्टी में है। शहजादे ने अपनी चाल चल दी, जाली राजकुमारी भी आस लगाए बैठी हैं। कनीदाओं के चेहरे जर्द हैं और ज़बानें लरस रही हैं। PDM का मरियल घोड़ा मुर्दा हो चुका। मौलाना से जो कुछ हुआ वो होना ही था। मौलाना गैर फितरी इत्तेहाद के जनाजे की तैयारी करें। जिन्होंने कोरोना में आवाम की परवाह नहीं की, अब वो खुद निशान इबरत बन चुके। ये बयान है एक सूबाई मुआवन खुसूसी का। पूछना यही है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सब गुजर गए, क्या आवाम के लिए 100 दिन, 6 माह, 1 साल भी याद हैं? शहजादा, राजकुमारी, कनीज़ें, ज़बानें, घोड़ा, इत्तेहाद, जनाजे, इबरत, ये सब कहने से आवाम के मसले भी हल हुए कि नहीं? आवाम भी बस यही कहने पर मजबूर है कि ये अहले सियासत की रवायत है पुरानी, ये अहले सियासत की रवायत है पुरानी, दावा जो किया करते हैं पूरा नहीं करते। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। 2 शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी हमाजह शख्सियात हैं। पहली शख्सियत, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, हालात हाज़िर पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन और तजियाकार नईम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। मैं जानता हूँ सिद्दीकी साहब बड़ी मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। और नाज़रीन, दूसरी शख्सियत, उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से और तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं, एक्चुअल न्यूज़ कॉरस्पॉन्डेंट हैं सच TV कराची से, हमारे साथ शाहिद एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। शाहिद, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ बड़ा, एक तो ट्रैवलिंग की थकन होगी, दूसरा यहाँ पे आपकी मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आसिफ जरदारी साहब ने एक ऐलान कर दिया है जी। कहते हैं तब्दीली सरकार की गिरती दीवारों को आखिरी धक्का देने का वक्त आ गया है। साथ में वो कहते हैं PDM भी मुत्तहिद है, मिलकर सारे काम होंगे, मिलकर वार करेगी और अनाड़ी हुक्मरानों की मौजूदगी में निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। तो जरदारी साहब तो पहले भी आप जानते हैं कि वो जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं, मुफाहमत के बड़े माहिर हैं, मसालहत के बड़े माहिर हैं, और अब ये किरदार कैसे देख रहे हैं आप हालिया सूरत हाल? थैंक यू राना साहब। जरदारी साहब हमेशा से सियासत में इन रहे हैं और बड़े मौके पे जो है वो अपना सियासी वार करते हैं। और बड़ी मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 20 साल की सियासत को अगर आप देखते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो दौर रहा है
उसमें जरदारी साहब की सियासत का बड़ा अहम किरदार रहा है। बिल्कुल। इस वक्त PDM की तहरीक बड़े ज़ोर शोर से शुरू तो हुई थी, लेकिन कुछ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, कुछ इंडोर तब्दीली के हवाले से, कुछ हुकूमत को निकालने के हवाले से, जब बहुत सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो हर एक की राय जो है वो डिफरेंट हो जाती है। फिर जब आप कोई मिशन पे निकलते हैं तो दरमियान में कई चीज़ें फिर आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि इसमें मेरा नुकसान क्या, मेरा फ़ायदा क्या है। पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी किसी भी दौर में हुकूमत से बाहर नहीं रही, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है। अभी भी उनके पास एक जो कार्ड है वो सिंध गवर्नमेंट का कार्ड तो उनके पास है। बिल्कुल। अब वो सेनेट पर जी हम रिज़ाइन कर देते हैं, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो जब ये सोचते हैं कि अगर आज हमने रिज़ाइन किया तो पहले एक दफ़ा ये वाक़या हो चुका है और उससे सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था, तो उन्होंने सेनेट की अपनी सीटें क्यों वो ज़ाया करें। उन्होंने ये सोचते हुए कहा कि जी नहीं, हम सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे। फिर कहा गया कि जी हम हुकूमत को सड़कों पे गिराने की बात हो रही है, तो अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो साहब का आ गया कि नहीं, हम इनडोर तब्दीली चाहते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, अब ये आफ्टर थाट्स हैं PDM बनने के बाद। बिल्कुल। लेकिन मौलाना फजल रहमान और नून लीग, इन दोनों के पास अभी दे हैव नथिंग टू लूज़, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है इस वक्त। उनकी जो लीडरशिप है नून लीग की वो बाहर बैठी है, जेल में बैठी है। इस वक्त अमली तौर पे कुल वक्ती मरियम नवाज़ जो हैं वो पूरी की पूरी नून लीग को लीड कर रहे हैं, और जो उनका बयानिया होता है वही बयानिया उनकी लीडरशिप का है, और वही बयानिया फिर आगे जो उनके लीडर्स हैं वो बयान करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा एक अहम नुक्ता मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आसिफ अली जरदारी, यानी वो दावों की हद तक अगर देखा जाए सियासत में उन्होंने जो कहा, अपनी बातें मनवाई, जिस तरह आपने मादी का जिक्र किया, बिल्कुल, तो क्या हालिया सूरत हाल में आपको ये लगता है, क्योंकि PDM के दावे तो वो हवा हो गए सारे, लेकिन जरदारी साहब के दावे आपको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जो भी बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई उसके पीछे सोच होती है, कोई ना कोई उसके पीछे होमवर्क होता है। फिर आप देखें कि नजरियाती जमात अगर आप कहें ना, तो पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जरदारी साहब की शख्सियत को देखा है, पॉलिटिशियन बहुत कामयाब। आप जब भी देखें उन्होंने कभी कोई लूज बात नहीं की है। बिल्कुल, जब भी उन्होंने बात की है मौके पे की है, मौके की मुनासिबत से की है। मैं ज़रा शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मैं आपसे तो ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े करीब से आप जानते होंगे, आसिफ जरदारी साहब को बहुत दफ़ा मिले होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी शख्सियत, सोच, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि वो वाकई वो हुकूमत की कोई गिरती दीवारें उन्हें नज़र आ रही हैं और आखिरी धक्का देने के लिए वो तैयार हैं, वो जो कह रहे हैं ऐसा कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया राना साहब। बात दरअसल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कहते हैं, और बिल्कुल राइट पर्सन, कुछ बातें उनकी सही हैं, क्योंकि उनके पास जो है कुछ साबका मिनिस्टर भी हैं, MNA भी हैं जो अलादीन के चिराग लेके साथ चलते हैं, जिसमें तो मंजूर वस्तान साहब हैं। आप जान सकते हैं ख्वाब भी लेके चलते हैं, वो ख्वाबों की तामीर भी करते हैं, और वो फिर आके बताते भी हैं कि हमने क्या कहा था और वो क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है आसिफ अली जरदारी के साथ तो फरिश्ते भी हैं साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो नहीं, फरिश्ते तो सबके साथ होते होंगे, लेकिन उनके ज़रा पावरफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो कंधे में नहीं डायरेक्ट जो है बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं। और दूसरा ये कि उनको पहले से ही जो है मौके ला के जो बता देते हैं कि सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं। और जाहिर सी बात है, देखें आप ये देखें सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पर कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से कितने ही ज़िले इंतज़ामिया बनाए हुए हैं, और इसके साथ ही अस्पतालों की जो हालत है आप देख रहे हैं, इसके साथ जितने भी DC बिठाए हुए उन्होंने इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप वो देख सकते हैं कि ज़्यादातर करप्ट लोग हैं, ज़्यादातर किसी मिनिस्टर का कोई भांजा, किसी मिनिस्टर के कोई सगे अजीज़ होते हैं, या कोई ना कोई उनके मामला बिल्कुल जो है क्लियर करने के लिए बैठे होते हैं। बड़ी बड़ी जगहें होती हैं जो सुपर हाईवे से निकलती हैं, और वो दूसरी साइड से अगर आप गुजर के वापसी आएंगे तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल लगा होता है। पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है साहब जो बताए जाते थे, सदर बताए जाते थे, लेकिन उनके पास जो है बेसिकली जो असल जो पॉइंट आता है ना, वो एक अच्छी चीज़ तो ये आती है कि अनाड़ी हुक्मरान, तो जाहिर सी बात है अगर खिलाड़ी हुक्मरान अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, वो चला रहे हैं सब चीज़ें, तो जाहिर सी बात है आप जिस तरीके से गेंद कराएंगे तो वो तो उनके ऊपर आता है कि वो नहीं, तो आपको लगता है कि वो गेंद ऐसी करा पाएंगे जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब होंगे? तो जाहिर सी बात है, देखिए गेंद तो वो कराएंगे, लेकिन मसला कहने का ये आता है कि गेंद कराने के बाद जो है उस बल्ले से गेंद कहाँ जाती है,
तो पीडीएम जो अपनी जगह पे तो बैठी हुई है वो तो नजर आता है। एक तरफ पीडीएम आके बैठती है, बिलावल हाउस में मीटिंग भी होती है, फिर जलसे भी होते हैं, उसके बाद नाराजगियां भी होती हैं, फिर मिलना जुलना भी स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो जाती हैं, सबके मामला जो मेरा तो शायद जानना ये है, मुझे जानना ज़रूरी ये है कि आपको लगता है जो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि हम बस वो आखिरी धक्का देंगे गिरती हुई दीवारों को, क्या ऐसा वो कर पाएंगे? हो सकता है कि जो बिल्डिंग की जो पिलर की मजबूतें हो, जो बुनियादें हो, कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी हो जिन्होंने अभी से हाथ मिलाना और राब्ता करना शुरू कर दिया हो। तो ये तो वो कह रहे हैं, आसिफ अली कह रहे हैं, साहब ये अगर सुनने में आया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो चलना शुरू हुई, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मैं सिद्दीकी साहब आपसे जो जानना चाहता हूँ, अगले जो मेरी हेडलाइन है जो अखबार का हिस्सा है, और वो बड़ी अहम शख्सियत है और आप तो बड़ा गहरा जानते हैं, बड़े करीब से उन्हें जानते हैं। जिस तरह इनसे मैंने जरदारी साहब का पूछा, इस तरह आप शेख रशीद के हवाले से जानते हैं, वजीर दाखिला है, और वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को सेनेट वाला हश्र याद रखना चाहिए। और वादे तौर पर उन्होंने बोला है कि 100 अदम एतमाद तहरीक भी वजीर आज़म का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो आपको क्या लगता है, वाकई कोई ऐसी कहानी नहीं होगी जो शेख साहब? मैं समझता हूँ जी शेख रशीद साहब के पास बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है और बहुत ज़्यादा सियासी बसीरत रखते हैं। 15 मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने की हैं और मैं समझता हूँ ये सबसे अहम मिनिस्ट्री है उनके पास, और ये बड़ा पर्पसली उनको इस मिनिस्ट्री के लिए लाया गया है कि ये जो पिस्तौलों की और जो तोपों की गोलाबारी से ज़्यादा अल्फाज की जो गोलाबारी है वो ज़्यादा असर करती है, और उसके वो माहिर हैं और सही टाइम पे सही बात भी करते हैं, और बात को मजाक में भी और संजीदगी में भी एक ही तरह बयान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़े अच्छे, जिसको कहते हैं राइट मैन एट द राइट जॉब, अपोजिशन को हैंडल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरीके से इसको हैंडल करें और बात भी सही करते हैं। देखें उनको जितना 85 से मैंने इनको देखा है, मेरे कॉलेज के वो लीडर भी रहे हैं हमारे, और मैं उनको जानता भी हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनती हैं शुरू दिन से, और वो कह सकते हैं कि चूंकि वो रावलपिंडी के बीच में रहने वाले हैं, और जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखें एक आपने देखा ना कितनी तेज़ी से तहरीक शुरू होती है। तहरीक में बेस जब तक सही ना हो, सारे के सारे पहले एक पेज पे ना हो, तो हुकूमत को गिराना तो हर अपोजिशन की ख्वाहिश है। बिल्कुल। और शायद ख्वाहिशों के ऊपर तो ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती, उसमें कोई रियलिटी भी होनी चाहिए। अब हमारे मुल्क की सियासत क्या है कि हम हुकूमत में हैं तो ये सियासत है, हम मुखालफत में हैं तो सियासत नहीं है। ये शुरू से ही हमारा यही वतीरा रहा है। और पूरी अपोजिशन कोई भी हो, चाहे पीटीआई जब अपोजिशन में थी तब भी उनकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि हुक्मरानों को निकालो। मतलब तामीरी तौर पे ऐसा हो तो नहीं सकता। हमारी सियासत जो है ना वो सिर्फ अपोजिशन की एक ही है कि ये हुक्मरान चले जाए, तामीरी सियासत नहीं है, मुआशी सियासत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर शख्स कहता है कि मैं पैदा हुआ तो इक़्तिदार में रहने के लिए पैदा हुआ, मैं बाहर रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। इस मुल्क की सियासत ये है। फॉरेन कंट्रीज में आप देखें तो वहाँ सियासत का माहौल डिफरेंट है, वहाँ अपोजिशन सियासत में रह के भी उतनी एंजॉय करती है। यहाँ पे जरूर जानना चाहता हूँ, मौलाना को बड़े उन्होंने मशवरे दिए। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना पिछले 30 जब से हम जानते हैं ना वो हुकूमत में रहे। ये पहला मौका है कि वो हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में ना रहना ऐसे ही है जैसे मछली पानी के बाहर होती है। अब वो जो असम्बली के अंदर जाने की जो एक तड़प है और जो एक चस्का जिसको आप कहते हैं, वो जब सियासतदान को लग जाए तो उसके बाहर वो नहीं रह सकते। अब उनकी पूरी कोशिश यही है, और शेख रशीद साहब जो है कदम कदम पे उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में बड़ा अच्छा बयान दिया कि वो समझ गए हैं कि इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए। और बात भी ये है, ये पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट मेरे और आपके लिए तो नहीं है ना, पार्लियामेंट हमारे लीडरों के लिए है जो वहाँ डिसीजन करें। पार्लियामेंट में है भी नहीं ना मौलाना, सर जी यही तो मसला है ना। लेकिन उनके बेटे तो है ना पार्लियामेंट में, बिल्कुल ठीक है ना, उनके लोग तो है ना पार्लियामेंट में, ठीक है। अब वो पहले बात चली रिजाइन से बात चली कि नहीं अब मुफाहमत से मौलाना ने अपनाया हुआ है, आपको लगता है कि वो इनके खबरदार सर? मेरा ख्याल है देखें हुकूमत हमेशा ताकतवर होती है, सही, जब तक कोई ऐसा वाकया ना हो जाए, सही, जब कोई ऐसी सिचुएशन ना बने, ऐसे मुहर्रकात ना हो। अभी 2.5 साल उन्होंने वाकयात भी खुद पैदा किए। मेरा मतलब है कि जब तक ऐसे वाकयात पैदा ना हो हुकूमत को कुछ नहीं होता। चलें शाह साहब, मैं आपसे तो यानी हिंद के हवाले से बात करूंगा और सूबाई वजीर नासिर शाह,
उनका भी बयान सामने आया। कहते हैं हुकूमत से तो इत्तेहादी भी तंग आ चुके, हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी उन्होंने आयद किया है। तो कैसे देख रहे हैं नासिर शाह, यानी ये काबीना या वो लोग जो सिंध में बैठे हुए हैं वजारतों पे, उनके जहनों में क्या कश्मकश चल रही है? वो साथ तो दे रहे हैं क़यादत का, आपको लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही है कि वो भरपूर अंदाज में साथ? देखिए, पीपल्स पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे अच्छे और काबिल जो मिनिस्टर लेवल पे हैं, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर इत्तलात जो हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, अच्छे इंसान हैं, काबिल एहतराम इंसान है, बहुत मतलब रखते हैं हर चीज़। लेकिन देखिए दूसरी बात सामने ये आती है कि मसला ये कि पार्टी के अंदर एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया जाता और ना किया जा रहा है। अब मसला ये आता है कि कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं और कुछ लोग जो है एक तरफ होकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक शख्सियत ये है कि जो इनके जो मामलात होते हैं ये अच्छी तरीके से टिकल करते हैं। नाराज़गी जो मामलात होते हैं, नासिर शाह साहब पहुंच जाते हैं और वहाँ पर टिकल भी करते हैं मामलात, सईद गनी साहब उनके हमरा भी होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज से अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। नहीं तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो अंदर में कहीं ना कहीं इंतशार या इख्तलाफ भी रहता है। देखिए मामलात तो रहते हैं, हर तंजीम के हिसाब से रहते हैं, लेकिन दूसरी बात ये सामने आती है कि मैं समझता हूँ अगर मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर हैं तो मेरे अंदाजे से ये लगता है कि सीएम के बाद इस वक्त नासिर हुसैन शाह जो लीड कर रहे हैं वो इस वक्त आपको नजर आती है, और जो वो कह रहे हैं लाजम बात है कि इतना ही वर्किंग भी नजर आती है और तमाम तर मामलात भी नजर आते हैं, जिस तरीके से पार्टी के जो मामलात चलते हैं और किसी जहां पर बिलावल भुट्टो को आना होता है, कोई इफ्तिताह की तकरीब होती है, दीगर मामलात होते हैं नासिर हुसैन शाह की। लेकिन दूसरी बात सामने ये भी आती है कि जब सामने पीडीएम की हम बात कर लेते हैं, जितनी भी जमात के लोग हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी भी नजर आ जाती है। तो उस तमाम तर चीजों के लिए नासिर हुसैन शाह को आगे किया जाता है, जो बिल्कुल फ्रंटमैन बनते हैं और उनके साथ तमाम तर मामलात को टेकल भी करते हैं बासानी। सही। चलें, मैं सिद्दीकी साहब, हुकूमती वज़रा का मामला जो है वो आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पार्टी की बात हो रही है तो उनका बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर बोला है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक जो है उसका डटकर सामना करेंगे। और दूसरी शख्सियत फवाद चौधरी, वो के वो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी तर्जमानी या गुफ्तगू करना वो बड़ी अहमियत का हामिल है। कहते हैं अपोजिशन के पास कोई प्लान ही नहीं है, बात जलसों से शुरू होकर अदम एतमाद पर ख़त्म हो गई। क्या ऐसा ही है? देखिए सर, उनके पास एजिटेशन करने का तजर्बा तो है ना, उन्होंने धरना भी दिया, इतना लंबा धरना देने के बावजूद हुकूमत को ख़त्म तो नहीं वो करवा सके। बिल्कुल ठीक है, और कोई भी धरनों से हुकूमतें ख़त्म नहीं होती। जैसे पहले कहा ना, कोई ऐसे मुहर्रकात ना हो, मतलब मैं समझता हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि आम आदमी इतना तंग आ जाए तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है, या हुकूमत को ऐसी गलतियाँ करे जिससे हुकूमत के अपने ही वज़रा की वजह से, या हुकूमत की अपनी ही गलतियों की वजह से हुकूमत चली जाए। अपोजिशन का तो काम, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका काम ही है हुकूमत को उठाना, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। आप ये देखते हैं कि हुकूमत का कोई दूसरा एजेंडा है। हुकूमत ने किस मौजू पे बात करे, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये लोग चले जाएँ। अब ये लोग चले जाएंगे तो क्या अल्टरनेट है? आम आदमी भी पूछता है, अच्छा भाई आप आएंगे तो क्या करेंगे? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वही इन्वायरमेंट है, वही असम्बली है, वही लोग हैं, बार बार उन्होंने ही आना है। आपको लगता है हुकूमत वाकई ही मजबूत है और आईनी तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि सर मैं उसके बारे में मैं उसके बारे में ये कहूँगा, हुकूमत आखिरी वक्त तक मजबूत है जब तक जाती नहीं। सही, जब तक जाती नहीं। सही, ये अच्छा जुमला है, जब तक जाती नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कारकर्दगी कहीं मुतासर होती है ना? अभी ये 2.5 साल में मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ही नुकसान हुआ है, बाहर से अपोजिशन से तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, इनकी अपने ही वज़रा की क़िबत अमलियाँ या इनकी अपनी स्टेटमेंट भी आपको यही लगता है कि अगर खुद से नुकसान, बिजली महंगी हो रही है, LNG के इशूज़ आपके सामने हैं, पेट्रोल के इशू आपके सामने हैं, गंदम और चीनी, ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ये 2 चीज़ें गंदम, चीनी और कपास, $500 मिलियन आपने इस पर खर्च कर दिए इसकी इंपोर्ट के ऊपर ही। आपने 3 लाख टन गंदम मंगाने का कहा, आपने 8 लाख टन चीनी का कहा, आपने कपास इंपोर्ट की, ये सारी चीज़ें एक बैड गवर्नेंस है ना। तो लेकिन आपको लगता है कि इस पर तवज्जो दी जाएगी? सही तवज्जो दें ना, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए।
अब जो अगले 2.5 साल लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, पहले 2.5 साल आप अपोजिशन के साथ लड़ते रहे और अगर अगले 2.5 साल आप हुकूमत बचाने के लिए लड़ते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा भाई। नई गाड़ियां तो ले लें पहले, बंगले तो ले लें। हाँ, गाड़ियां फिर आवाम के बारे में सोचा जाएगा ना। 300% तो गाड़ियां की इंपोर्ट बढ़ गई, आपको पता है? बिल्कुल 300%, यानी टेंडर पास हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं बजट? $6.4 बिलियन की इंपोर्ट हुई है इस दिसंबर के महीने। अच्छा, ये तो चलो उमरा के मामलात है ना, गरीब क्या करे, गरीब आदमी, आम आदमी, उसके लिए तो वो जो महंगाई की सूरत हाल है वही अदाब बन के रह गई। रोजगार के मामलात, मैंने कहा ना कि महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो इस हुकूमत के जाने में कोई किरदार अदा कर सकता है। आम आदमी जब इतना तंग होगा, उसके दिमाग में जब ये बात आएगी कि मुझे सेहत, तालीम और ये जो रिहाइश और रोज़गार, ये चीज़ें मुसलसल 40 साल की जो हमारी 30 साल की जो हमारी सियासत है, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, वो एक ही नारा लगाती है। भुट्टो साहब से शुरू हुआ रोटी कपड़ा मकान का नारा, और अभी तक लोगों को वही चल रहा है और वो मिला नहीं। अभी देखिए कराची पे बात हो रही है कि 1,60,00,000 की डिक्लेयर्ड आबादी है, जबकि वो कहते हैं जी 3 करोड़ होगी। बिल्कुल, हमारी ये सारी चीजें आने वाले दिनों में सबसे बड़ा एटम बम हमारा जो है, हमारी पॉपुलेशन नहीं है, इन पे नजर डालना होगी। नहीं, नजर नहीं, इसके ऊपर बहुत सीरियस काम करना है। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि हो जाएगा? हाँ, मुझे तो नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल है वर्क हार्ड। चले शाह साहब, आपसे मैं थोड़ा सा कराची के हवाले से कुछ बातें पूछ लूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आपके साथ किए हैं और आप बहुत सारी अंदर की खबरें भी हमें देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अंदर की खबरें मुझे चाहिए। KDA के हालात जो हैं कराची के, उनके हवाले से, उनके DG के मामलात, उनकी रिकवरी के हवाले से कुछ बताएं कि ये अदारे क्या कर रहे हैं। देखिए राना साहब, KD की हम बात करते हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम बात करते हैं, जहाँ पर इस वक्त लैंड डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर बैठे हुए हैं। लैंड डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं इंतहाई शरीफ आदमी हैं, लेकिन वो कहा जाता है तालाब में जो मछलियाँ होती हैं, तो वो एक मछली जो होती है ना, वो तमाम तर चीज़ों को सबको ख़राब कर देती है। कुछ काम के मामलात उनसे रोके जाते हैं। रिकवरी के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर इमदाद हुसैन साहब बैठे हुए थे, रिकवरी उन्होंने करी। रिकवरी KDA की पिछले 3 सालों से जो थी वो 3 से 4 करोड़ रुपये थी, अब वो तकरीबन कुछ महीनों के अंदर आती है 27 से 35 करोड़ रुपये कुछ महीनों में जी। जब वो रिकवरी वाकई अदारे तक पहुंच गई, वो रिकवरी इदारे में आती है, वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के इदारे में जाती है, तमाम तर चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, नक्शों की अप्रूवल के हिसाब से वो तब सब चीज़ें जाती हैं। फिर उसके बाद जो उन चीज़ों को रोका, देखिए अच्छे लोगों को काम करने से रोका जाता है, क्रैब अफसरानों को लाया जाता है, उसके बाद सिस्टम दिया जाता है, सिस्टम देने के बाद तमाम तर चीज़ों को जो ना बांट दिया जाता है, इलाके वाइज, टाउन वाइज, तमाम तर चीज़ों को। अब इमदाद हुसैन साहब जब वहाँ बैठे हुए थे, रिकवरियाँ कर रहे थे, उनसे तमाम तर मामला वापसी ले लिए गए। अच्छा, यानी ये वो शराफत के पैकर इंसान हैं जिन्होंने सारा काम ईमानदारी से किया। अब डायरेक्टर लैंड बैठे हुए हैं, डायरेक्टर लैंड ने तमाम तर चीज़ें देखी, बहुत अच्छे इंसान थे रज़ा कायम खानी साहब। उसके बाद उनके असिस्टेंट डायरेक्टर भी आते हैं, रिकवरी के अंदर आते हैं, ज़ुबैर साहब हैं, खालिद हाशमी साहब हैं, कई लोग ऐसे हैं असिस्टेंट डायरेक्टरों के अंदर बैठे हुए, अच्छे ईमानदार भी अफसर हैं। लेकिन जब कुछ लोगों को ला के बिठा दिया जाता है तो वो तमाम तरह जितना भी हमला होता है वो सबको जो है इधर उधर करने के चक्करों में लगे रहते हैं, चौरंगे घुमाने में लगे रहते हैं, लेकिन मामला जो है वहीं के वहीं बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। DG साहब की बात करते हैं, DG साहब जो है बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि अगर ऐसे इदारों के अंदर इन लोगों से काम नहीं संभलता है तो DG की ज़रूरत नहीं है, DG को हटा दिया जाए, बिठा दें किसी रिटायर्ड को लाके, बिल्कुल, जो डंडा हाथ में पकड़े, जो डंडा हाथ में पकड़े और तमाम सारे जितने भी मामलात हैं वो खुद तो आखिर ये क्यों तदारक नहीं हो पा रहा है या क्यों तब्दीली नहीं आ रही? सिस्टम, तमाम तर सियासी जमातें होती हैं, तमाम तर सियासी जमातें बैठी होती हैं, तमाम तर काम के मामलात होते हैं, बड़े हाई लेवल पे फ़ोन आ जाते हैं, तमाम तर होते हैं कि इस असिस्टेंट डायरेक्टर को उठा के वहाँ लगा दिया जाए, इसको यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया जाए। तो DG साहब तो एक समझ लें एक कुर्सी पे तब्दीली का इम्कान, कोई बदलाव आएगा, कोई भी सियासतदान या कोई भी हुकूमत अवाम का सोच रही है वहाँ? तो मैंने आपसे अभी यही अर्ज़ किया था कि PTI बड़ी अच्छी बात कही थी, PTI की बात आई थी हुकूमत के अंदर, तो मैं तो यही कहूँगा कि आवाम को लावारिस छोड़ दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, कोई कराची को वो जो जुमला कॉमन है कि अपना सब कहते हैं, अपनाता कोई नहीं, अपनाता ये कॉमन है, बस यही। चले मैं मजीद अदारों के हवाले से भी आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं सदीकी साहब, गवर्नेंस देखिए, गवर्नेंस की कमी है ना, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, ये खाली KDA की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे जरा लाहौर की बात करना चाहता हूँ। लाहौर के मामूलात भी हैं कुछ ऐसे। कल एक बड़ा
यूं कह लें कि जी ऑपरेशन हुआ है, उसको जी, ग्रैंड जी, ऑपरेशन जी। का नाम दे दें, कुछ भी आप खोखर- कहें, खोखर वो बिल्कुल जौहर टाउन में खोखर जी। पैलेस के अतराफ जी, में जी, हुआ है। जी, जी। और सैफुल मुल्क खोखर के भांजे और बरादर निस्बती के मकानात गिरा दिए गए हैं। और अहम बात यह है कि जी नवाज शरीफ, जी उनका लीगी रहनुमा को फ़ोन भी आया, मजम्मत भी उन्होंने की, मरियम नवाज़ का बयान आया, वो भी ये कह रही हैं कि जी ये सब कुछ जो है ना खोखर साहब के साथ नवाज शरीफ से वफादारी की सज़ा मिली है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आखिर देखिए, यानी क्या, ये बड़ा अहम मामला है और लाहौर के अंदर ये मामला हुआ है। मैं जानता हूँ वो खोखर पैलेस बहुत बरादरान जो मशहूर है जी, हर हवाले और से। खोखर बरादरान नून लीग के बड़े अहम लीडर ही हैं, एमपीए हैं और सियासत में बड़ा उनका अहम किरदार है। और जैसे पीटीआई की हुकूमत ने कहा कि बड़े वो तोहफे तोहफ़ भी देते रहे हैं, और जो भी आप जिक्र कर रहे थे एक एडवाइज़र का, तो ये शहर के अंदर ये वाक़या हुआ है। मैं समझता हूँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि नहीं, नून ये लीग पर्दादारी ने, किस तरफ से है आपको? मतलब नून लीग ने उसके ऊपर इतना एजिटेशन नहीं किया। उन्होंने हाँ। खुद कहा कि हमने एजिटेशन नहीं किया, तो बल्कि शायद साद रफीक का जो बयान बिल्कुल आया, बयान उन्होंने है। बोला है कि कुव्वत रखते हुए, कुव्वत ताकत रखते हुए तो उन्होंने कुछ- शायद वहाँ पे कोई ऐसा मामला हो, और शायद कोर्ट के ऑर्डर होंगे। कोर्ट के ऑर्डर के बगैर तो आप ये सब कुछ नहीं कर लेकिन सकते। साद रफीक का और बल्कि खोखर का कहना है कि नहीं, हुक्म में इम्तना के बावजूद ये काम किया गया। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, अब वो बात तो आगे आएगी कि क्या वाकई उस वक्त स्टे ऑर्डर था या नहीं था। उसके लिए फिर वो कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर वो स्टे ऑर्डर था तो वो कोर्ट से ला भी सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने 38 कनाल अराजी, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने वाकदार कराई है, और ये शहर के अंदर काफ़ी बड़ी अराजी है। और ये एक बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन किया है हुकूमत ने, और जिसको मैं समझता हूँ कि नून लीग ने भी बड़े तहम्मुल से इसको सहा है, चाहे गलती किसी तरफ से भी हो। तहम्मुल से सहा देखिए, जरूर है, वहाँ हंगामा भी लेकिन हो आपको सकता नहीं था, लॉ एंड लगता? ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कोर्ट के ऑर्डर होंगे और को पक्का ही काम होगा जो उन्होंने गिराया, वरना शायद गिराना मुश्किल होता। तो आपको लगता है सिलसिला आगे भी बढ़ेगा ऐसे? बढ़ेगा, जाहिर है। देखिए, जैसे अभी एजाज साहब भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस के, जिसका जहाँ दिल करता है दीवार खड़ी कर देता है, जिसका जहाँ दिल करता है ताला करता है, जिस जहाँ चाहते हैं। लेकिन हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पे उस तरह काम नहीं कर रहे। देखिए, कोई वारदात हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, कोई कत्ल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसी वारदातें होती हैं जिनके फिर पोस्ट ऑपरेटिव मेजर लिए जाते हैं कि जैसे आपको ये भी करना चाहिए था, आपको ये भी करना चाहिए था, आप उसको भी पकड़ लें, आप उसको भी पकड़ लें। सिस्टम जो है ना वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। जब तक सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहेगा, कोई दीवार खड़ी नहीं करेगा, कोई गलत ज़मीन पे। अब इस तरह तो इस मुल्क में आप देखें, जिसका जहाँ दिल चाहे ना उसने ज़मीन के ऊपर अपनी बाड़ लगा ली है। बिल्कुल, और जितनी ताकत है, जितनी जिसकी ताकत है। और ये ताकत खाली एक पंजाब में नहीं है, बाकी दूसरे सूबों में भी है और शहरों में भी है। लोगों ने, इस्लामाबाद में भी आप देखें काफ़ी इंक्रोचमेंट है, रोज़ ऑपरेशन हो रहा होता है। अहम हिस्सा है साद रफीक की एक मीडिया टॉक का। मैं आपको कहता हूँ कि साद रफीक को भी छोड़ ताकत के बावजूद मजम्मत नहीं की। लाहौर नून लीग का गढ़ है। नहीं, मैं अगला जुमला आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी शाह सुर्खियों का हिस्सा है कि हिसाब लेकर रहेंगे। देखिए, ये फिर वो सियासी नारा है ना। अच्छा, नारा ही लग रहा है एक सियासी नारा ना। जब हम फर्ज दफा भी बात हो रही थी कि बनी गला का रेगुलराइजेशन होगी, तो हमारी रेगुलराइजेशन नहीं हुई। फिर वो बात हो रही है कि जी इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस है, तो हमारा नहीं, उनका नहीं सुना जा रहा, हमारे सुने जा रहे हैं। यानी ये एक मौका है, प्ली अपनाई गई। में होने के कुछ तो एडवांटेज है ना सर, और हमेशा से रहे हैं। सही, लेकिन अब ये सिलसिला जारी रहेगा। जारी शायद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम हमने SBCA के हवाले से भी किए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बहुत सारी अंदर की खबरें आपने बताई, तो अभी क्या सूरत हाल है, मैं वो भी जानना चाहूँगा अपने नाज़रीन को बताएं। देखिए राना साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करते हैं, डीजी साहब बैठे हुए हैं, शमसुद्दीन सोबरो डीजी। लेकिन अब इन्होंने कुछ ही कबल पहले जो है अभी ADG बनाया वकार मेमन को। लेकिन डीजी के जो काम के मामलात होते हैं, वो कुछ मामलात जो है ADG को भी दे दिए जाते हैं। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ मामलात के बावजूद भी जो है ADG को सिर्फ और सिर्फ साइन पे, लेटर पे साइन करने के लिए रखा हुआ है, जैसे ऑफिस वर्कर होता है। अच्छा, तो ADG के अगर ये मामलात थे तो ADG लगाने का क्या फ़ायदा है? हाँ, अब उनको रेगुलर बेस पे भी कर दिया गया डीजी साहब को कि अब वो रेगुलर बेस पे जो है। कुछ बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रेड के ऑफिसर हैं जिनका सिर्फ काम? देखिए, ये 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं इस वक्त, और ADG हैं ये वकार मेमन। सही। और इसके अलावा जो है ये जब इन्होंने अपनी सीट संभाली, यहाँ ऑफिस में आके बैठने के बाद जो है तमाम तर जो
पर उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं बाकायदा इन्हीं के ऊपर जो है साइन भी किए जाते हैं। हमारे अभी ख़बरों में भी कई इनके लेटर के भी उनकी खबर भी नशर हुई थी, उसके बावजूद भी जो है, लेकिन डीजी साहब ने तमाम तर मामला इनके हाथ से लिए हुए हैं। दूसरी जानिब जो है नक्शों की बात करते हैं, जो नक्शे यहाँ तक कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन और गैर कानूनी तामीरात का एक ढेर है, भरमार है। बिल्कुल, लेकिन अब ये कहा जाता है कि तमाम तर जितनी भी फाइलें जो रखी हुई थी पेंडिंग में उनको फौरन क्लियर किया जाए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की जो फाइलें थी, जिनके चालान थे, तो जाहिर सी बात है जब तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे तो फिर एम्प्लॉइज़ काम कहाँ करेंगे और कैसे, किस तरीके से इदारा चलेगा। तो उनको फ़ौरन निकालने के बाद अभी मीटिंग की गई थी, मीटिंग करने के बाद जो तमाम तर चीज़ें के डीजी साहब के जो काम नहीं, वो डीजी साहब ने भी अपने काम में हाथों में काम ले लिया कि 80 गज का जो प्लाट उसका भी नक्शा वो खुद पास करेंगे। अच्छा, 120 गज का भी नक्शा होगा, वो पहले उनके पास फाइल जाएगी, चेक की जाएगी और उसके बाद जो है एक साहब का डीजी ने वन विंडो बनाया था नक्शे का डिपार्टमेंट, जहां पर तमाम तर चीज़ें जाके चेक होती थी, उसको फिर अप्रूवल मिलती थी तरीके से, उसका कानूनी तरीके से चालान भरा जाता था, फाइल चेक की जाती थी। ये सारे इख्तियारात अपने पास लेने से कोई बेहतरी आ रही है या सिर्फ अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला चल रहा है? हाईएक्स बिल्डिंगें भी तो है जो इतने लंबे लंबे प्रोजेक्ट बनते हैं। और ये जितने हालिया हमने एक्सीडेंट्स देखे, जितनी मखदूश इमारतें गिर रही थी, उनकी कोई रिपोर्टिंग, उनकी जो उस पे से तो हाथ उठा लिया जाता है ना। अच्छा, गैस का मसला था, गैस लीकेज हो जाती है, पुरानी बिल्डिंग थी, मखदूश करार दी हुई थी, बोला हुआ खाली कराने का कहा था, तो इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं होती, रिपोर्ट सामने नहीं आती, कोई काम नहीं हो रहा उनका। जब जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी उन्होंने बात अभी आपके सामने करी कि जाहिर सी बात है जो ब्लॉक लगे हुए हैं, जो काम रुकवाने वाले लोग हैं वही काम करवा रहे हैं, तो कौन लोग? वहां पे भी यही सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल, कराची को इस वक्त, मैंने आपसे कहा ना, कराची को इस वक्त लवारिस छोड़ दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी की तो कई दहाइयों से ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कार्रवाई होती है। अभी कुछ गुज़िश्ता टाइम पहले अभी आपने देखा था कि लियारी के डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया था। नासिर हुसैन शाह ने गैर कानूनी तामीरात का बेड़ा उठाया और फौरन कार्रवाई भी की, गैर कानूनी तामीरात को मिसमार भी किया गया। मिसमार करने के बाद जो डायरेक्टर को हटाया भी गया, उसके बावजूद जो तमाम तर इदारों को सख्त किया गया जितने भी। और अभी एक लेटर और निकला जिसमें पीटीआई की कुछ मिनिस्टर बताए जाते हैं, असलम खान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे जो है वर्किंग भी की। उस पर ये भी कहा गया कि जो गैस कंपनी की जो लाइनें दी जाती हैं और के इलेक्ट्रिक की जो लाइनें दी जाती हैं फ्लैट सिस्टम, पोर्शन सिस्टम में, इनके ऊपर जो है फ़ौरन इस पर एफआईआर भी की जाए और उसको रोका जाए, कनेक्शन ना दिए जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है सब लीजें बंद है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सब लीज़ों पे बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद जो है सब लीजें जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस से जो है बैक डेट में की जाती हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लिए जाते हैं और वो सब लीजें की जाती हैं। जूं का तू है सारे मामला, कोई बेहतरी नहीं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कराची का कोई डंडे वाला चाहिए, सिर्फ डंडे वाला। सही है। सिद्दीकी साहब, आपसे भी जरा बिजनेस के हवाले से बात हो जाए, लेकिन अहम बात यह है कि सलीम मांडवी वाला साहब, उनका बयान मैं आपके सामने रख दूं। हेडलाइंस हैं और अखबारात का हिस्सा है। ब्रॉडशीट स्कैंडल से किसको फ़ायदा हुआ, हकायक सामने आने चाहिए, लेकिन जो वो आगे उसकी सिलसिला बढ़ाते हैं अपनी गुफ्तगू का। कहते हैं नैब बगैर सबूत के तहकीकात करता है, कारोबारी शख्सियात का मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान? देखिए, सलीम मांडवीवाला साहब एक बिजनेसमैन भी हैं और मैं समझता हूँ कि एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं, और सबसे बढ़ के अब इस वक्त वो नैब के साथ हेड ऑन है। बिल्कुल। और उसके लिए बाकायदा वो उन्होंने मुख्तलिफ चैम्बर्स का दौरा किया, बिजनेस कम्युनिटी के साथ वो मिले हैं। जहाँ तक वो ये बात कर रहे हैं कि कारोबारी शख्सियत का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि अब उन्हें ये बातें इसलिए याद आ रही हैं कि कहीं खुद पे आया ना? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासतदानों को जब खुद पे कोई चीज़ आएगी तो उनको पता चलेगा कि एक आम आदमी क्या सफ़र करते हैं। जब उसको आप पकड़ के उठा के जेल में डाल देते हैं और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो एग्जैक्टली इस वक्त इनके साथ भी हो रहा है। 2-2 साल, 1.5 साल, 1-1 साल जेल में जाते हैं। मांडवी वाला साहब ने तो एक बयान ये भी दिया था कि अगर हम जो सेनेट में या ऐवानों में बैठे उनके साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, तो उनको ये एहसास भी होगा। और मैं समझता हूँ कि नैब का एक कानून इन्होंने मिलके बनाया था 95 में जब ये हुआ, और अब इनकी पूरी कोशिश थी कि नैब की कानून में तरमीम की जाए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान साहब का इस हद तक बिल्कुल उनका साथ देता हूँ कि अगर करप्शन है और वो जो करप्शन की गई है वो जानबूझ के की गई है,
विलफुली की गई है, विलिंगली की गई है, तो उसका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे आपके पास तमाम सबूत और हक़ाइक़ आपके पास मौजूद हो तो फिर आप जाके किसी को पकड़ें तो और बात है। पब्लिक ऑफिस होल्डर और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इनमें एक डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको तो वाकई सादिक और अमीन 61 62 पर पूरा उतरना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो तो मेरे ख्याल से नैब के दायरे इख्तियार में आते भी नहीं हैं। लेकिन नैब इस वक्त जो भी कर रहा है, जिनके साथ कर रहा है, उनको भी पता है कि वो कितने गलती पे हैं और नैब को भी पता है कि वो उसके पास कितने सबूत हैं। लेकिन ये जो इतने 90 दिन का जो रिमांड है और ये इतने इतने साल लोग जेलों में रहते हैं उसके बाद रिहा हो जाते हैं, इसका भी कोई तदारक होना चाहिए कि अगर उनका कोई कसूर नहीं है और बाद में उनका एक्विटल हो जाता है और उनका कोई जुर्म साबित नहीं होता तो इनोसेंट अदरवाइज प्रूवन गिल्टी वाले फार्मूले पे अगर अमल किया जाए, बजाय इसके कि पहले गिल्टी अदरवाइज प्रूवन इनोसेंट पे आप जाएं तो लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो बड़ी मजरूह होती हैं और बाद में चाहे उनका एक्विटल भी हो जाए, वो बेगुनाह भी हो जाए। तो परदोस्ती माड़ी वाला साहब मेरा ख्याल है ये इस बात को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो एज ए बिज़नेस अगर किसी ने को काम किया है तो उसके जो पैरामीटर्स हैं बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से उनको उनके जो प्लेटफॉर्म है लाइक FBI है, FI है फॉर डेट मैटर, वहाँ पे डिस्कस किया जाए। मैं आपसे FBR के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। तहकीकात करने वाले इदारों पे तहकीकात कब की जाएगी? जी हाँ, ये एक अलग बात है, वो सवाल तो उठता है, लेकिन ये बातें हो रही है ना, तहकीकात करने वाले इदारों में भी करप्शन होती है। कब तो बात की बात है, कौन करेगा ये, कौन अहम सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिंध की हुकूमत, सूबा सिंध की हुकूमत भी तो ये नैब के बड़े मामलात में शामिल है। इवन आपके वो जो है स्पीकर हैं उनको भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब मुराद शाह पे अभी रेफरेंस दायर है, एंटी करप्शन है, नैब है, तमाम तर इदारे हैं। मैं तो यही बात जानता हूँ कि तमाम तर इदारों में जो है जिला इंतजामिया है, दीगर इदारे हैं जहाँ पर इंक्वायरियाँ की जाती है। इंक्वायरी अब तो इदारे के अंदर भी, इदारे की भी तो इंक्वायरी जारी है। वो वही एंटी करप्शन के अंदर, ये एंटी करप्शन का इदारा है, उसमें भी जो है मामला आते हैं सामने। लेकिन दूसरी जानिब यही आती है ना कि इतने करप्ट अफसरान होते हैं, जिसमें SBC के अफसरान है जिसको इंक्वायरी भी की जा रही है, लेकिन सिंध लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है बताया जाता है कि ख़ास तौर पे सेक्रेटरी बल्दियात ग्राउंड में उतर गए, होम ग्राउंड में उतर गए कि मुश्ताक सोमरो को बचाने के लिए। जाहिर सी बात है, तमाम तर जब मामला साहब का DG के देखे जा रहे हैं तो करप्शन है ना, करप्शन की बारिश सामने आ रही है। लेकिन इन इदारों के ऊपर भी तो इंक्वायरी की जाए, लेकिन कब और कहाँ कैसे तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही अभी तक आपको? कोई एकदम मैंने आपसे यही तो अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि इन तमाम तर चीज़ों के लिए एक डंडा उठाया जाएगा। डंडा बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिठा दिया जाए। लेकिन उठाएगा कौन? बिठा दे किसी को रिटायर्ड को लाके। तो मैं तो वही कहूंगा कि जाहिर सी बात है कि सामने वाली बात का मतलब है कि इंतजामिया फ्लॉप हो गई, वोटों की कोई कदर नहीं होगी, आम आदमी की कोई कदर नहीं होगी। FBR के बारे में बात करना चाहते हैं कि देखिए शब्बर जहीर साहब जब आए चेयरमैन FBR तो प्राइवेट सेक्टर से एक शख्स को लेके आए कि जिसको पता था कि बिजनेस कम्युनिटी के क्या प्रॉब्लम है, उनको किस तरह हल किया जा सकता है। वो देखिए वो उन्होंने खुद किया कि मुझे नाकाम हो गया, मुझे चलने ही नहीं दिया गया। अब सूरत ये है कि बिजनेस कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा करता है, रुकावटें खड़ी कर दी। अब उनके लिए इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अब FBR जो है, अब कल ही मुझे, जो कि मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टैक्स कमेटी का भी कन्वीनर हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि जी हमें अब नोटिस आ रहे हैं। वो सेक्शन 138 एक होता है जिसके तहत जो ITO है वो आपके अगेंस्ट डिमांड खड़ी कर देता है, आपको नोटिस कर देता है। हालांकि आपके फैसले उस वक्त अपील में गए हुए हैं, आपके केसेस अपील में फैसले के लिए पड़ा हुआ है। अब लोग जो है ना वो आपके बैंकों से सेक्शन 140 के तहत पैसे निकालने के लिए कह देते हैं। अब पूरी की पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो खौफजदा है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि जी मैं बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना चाहता हूँ, लेकिन जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है FBR अपना काम कर रहा है, वो लोगों को नोटिस भेज रहा है। अब कोई बैंकों में पैसे नहीं रखेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा और आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। जैसे मैंने कहा था हम 8,000 अरब टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो तो जब इस किस्म की आपने दोबारा जो एक्शन लेना शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने शुरू कर दिए, भाई जब तक किसी फोरम पे फैसला नहीं हो जाता आप इंतजार तो करें, क्योंकि आपके ऑफिसर्स कौन थे सही फैसला कर रहे हैं। दूसरी अहमियत की आमद सरमायाकारी है, बिल्कुल आपकी सरमायाकारी मुतासर होती है। फिर लोग जो है उन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं
करती हैं जहाँ पे हुकूमत को टैक्स आता है, फिर नए जो लोग हैं वो टैक्स नेट में नहीं आते, वो ज़्यादा टैक्स देने को प्रेफर करते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं आते। ये बहुत तो सारे ये ऐसे सारी मामलात हैं चीज़ें जो जिनको है देखना होगा। ये फिर वो जो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत कहा था कि हम लोगों के अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे जब तक केस फाइनलिटी में नहीं जाता, तो एक असूली सी बात है क्योंकि हमारे आगे कमिश्नर अपील का फोरम है, ट्रिब्यूनल का फोरम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आप लोगों को पहले ही फोरम पे काम करने से रोक देंगे तो कहाँ से पैसा आएगा? ये तो हुकूमत के खिलाफ में समझे एक साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ। आपको ये लगता है कि साजिश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेटजीज या कोई फुकदान या बहरान है? बिल्कुल ये एक साजिश है, लोगों के अकाउंटों से इस तरह पैसे निकाल लेंगे तो कोई कारोबार कर ही नहीं सकेगा। कैसे इसका मतलब जो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी मैं तो आवाम को फैसिलिटेट करना चाहता हूँ, तो मेरी इस फोरम से वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि खुदा के लिए इसको देखें, लोगों को इनकरेज करें और उन्हें कहें कि वो आगे इन्वेस्टमेंट करें और FBI को कहें कि वो लोगों के अकाउंटों से ऐसे पहले ही फोरम के ऊपर पैसे मत निकालें। सही। शायद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि कराची की बहुत मुख्तसर वक्त है मेरे पास, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब पानी का मसला, के इलेक्ट्रिक का मामला, सड़कों के मामला, इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ें, तो ये तमाम के तमाम मसाइल अपनी जगह पे, इतनी बड़ी आबादी, लोगों को समोया हुआ है उस कराची ने, सबको बनाया हुआ है, पनाह दी हुई है, तो इसके बावजूद क्यों नहीं सोचा जा रहा? देखिए बिल्कुल, अभी आपके सामने कुछ टाइम पहले अभी ये कहा गया था कि कचरा उठाया जाएगा, कचरा उठाया कराची से, टेंडर पास हुआ कराची से, लेकिन वो सिर्फ लाया दिखाया और कुछ और। टेंडर पास होता है, कचरा उठता है, डंपिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, वहाँ कचरा डाला जाता है, मीडिया टॉक किया जाता है, टीवी पे आया जाता है, बताया जाता है कि इतना काम कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या, वही कचरा, वही कराची, वही रोड की टूट फूट, वही सब कुछ, गैस, बिजली, कोई पूछने वाला। लेकिन मसला सारा ये सामने आता है कि बोला जाता है कि वफाक की तरफ से मामला आते हैं, बिजली, ये वो। भाई हुकूमत में तो आप भी बैठे हुए हैं ना, जो मसाइल के मामला है, जिस जगह पर 2 साल से पानी नहीं है वहाँ पानी 18वीं तरमीम के हवाले से बात हो, जो इख्तियारात तो आपके पास है। बिल्कुल, जिस घर में पानी नहीं है 2 सालों से, वहाँ पानी पहुँचाओ। जहाँ लाइट का मसला है, जहाँ पर रोड की टूट फूट है, जहाँ कई एक्सीडेंट जो है रहनुमा होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं रोडों के ऊपर, स्ट्रीट लाइटों के मसले हैं। कोई उम्मीद तब्दीली की तो जब आएगी ना, जब इन लोगों को अपने कामों से फुर्सत तो मिले। यानी अभी तक आपको यही लग रहा है? सदीक साहब, वक्त बड़ा महदूद है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, आपसे मुझे जानना है, शाहीनों का अब जनूबी अफ्रीका से टकरा होगा और हालिया सीरीज आप जानते हैं न्यूजीलैंड से खेली गई है और 17 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान हो गया, तो कैसे देख रहे हैं टीम को? इस वक्त हम सब फिक्रमंद हैं कि पहला मैच कल से शुरू हो रहा है कराची में और हमें ये मैच पाकिस्तान में जीतना है, बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, एक बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट का जो होम सीरीज है और बाबर आजम दोबारा वापस आ गए हैं और क्यादत कर रहे हैं। ये तो वेरी गुड बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान के पास। बस ये है कि वो अच्छी तरह लीड करें, हौसला ना हारें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और ये देखें कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपने क्राउड में खेल रहे हैं। तो ये बहुत हमने बुरी गेम खेली है न्यूजीलैंड में, बहुत बुरी तरह हार के आए हैं, तो उसका मदावा इनको करना बहुत ज़रूरी है। और ये सीजन में थोड़ा सा एज आप दे दें, चलो जी तेज विकेटें हैं, यहाँ तो स्पिन विकेटें बनेंगी। देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको, क्रिकेट होगी और यहाँ पे ट्रेडिशनल क्रिकेट होगी, विकेटें स्लो होंगी, मेरा ख्याल है स्पिन विकेटें ज़्यादा बनेंगी। लेकिन एक बड़े अरसे के बाद, क्योंकि हम तो होम ग्राउंड उसको यूएई को कहते रहे। सबसे खुशी की बात ये है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आ गई। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। और इसी साल बरतानिया की टीम भी आ रही है अक्टूबर में। बिल्कुल, तो और ये वो बड़े बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाम क्रिकेट खेलना जो है एजाज की बात है। हमारे पास भी प्लेयर बड़े अच्छे हैं, देखें इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल वो 17 रुकनी टीम, दे शुड गिव बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। और क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? देखें मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हारेगा नहीं, ठीक है, इसको जीतना चाहिए। मैं थोड़ा सा अगर उसको स्पेसिफाई करें, मेहमान खुश भी बहुत है, खास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से। और आप तो वहाँ पे मौजूद हैं, रेंजर्स और पुलिस के हवाले से मेहमान जितने भी थे बहुत खुश नजर आते हैं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी उनको फराहम की गई, जिस तरीके से लेकर आया गया, होटलों पे ठहराया गया, उसके बाद स्टेडियम पे लाया गया, तमाम चीजें वो तो सिक्योरिटी में। लेकिन बाबर आजम स्कोर करेगा, ये मैं आपको बता दूं, बाबर आजम स्कोर करेगा। सही। सिद्दीकी साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया, शायद आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।